व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वन अगेन। तो दोस्तों, आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक स्पेस मूवी होने वाली है और जिसका नाम है ग्रेविटी। इस कहानी में एक लड़की के बारे में बताया गया है जो कि अंतरिक्ष में के सफर में पहली बार अनुभव करती है और पहले ही सफर में पूरे ब्रह्मांड में अकेली पड़ जाती है। चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मूवी की शुरुआत होती है और हमें नासा के एस्ट्रोनॉट दिखाए जाते हैं जो कि पिछले एक हफ्ते से पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में सैटेलाइट हॉलिस्कोप में हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इनके जो टीम का हेड होता है उसका नाम होता है हॉस्टन, जिसकी बहुत ज़्यादा अनुभव है स्पेस का, अंतरिक्ष का। और दूसरी तरफ हमें देखते हैं डॉक्टर स्टोन जो कि अंतरिक्ष को पहली बार अनुभव कर रही है, लेकिन डॉक्टर स्टोन हार्डवेयर की स्पेशलिस्ट है, इसलिए यहाँ सैटेलाइट को ठीक करने लाई गई है। इन सभी लोगों में हॉस्टन बहुत मजाकिया किस्म का इंसान होता है। वो स्टोन के साथ काफ़ी फ्लर्टिंग करता है और दूसरी तरफ इन लोगों का एक और साथी जो कि अंतरिक्ष में काफ़ी मज़े कर रहा होता है, वो भी सैटेलाइट में काम कर रहा होता है। वहाँ हॉस्टन और स्टोन अपने काम को काफ़ी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। तभी लेकिन नासा की तरफ से उनको एक मैसेज आता है कि रशियन सैटेलाइट में कुछ खराबी आ गई थी, जिसके कारण रशियन वॉर ने उसे मिसाइल से उड़ा दिया है ताकि उसकी जानकारी किसी और को ना मिले। अब वो सैटेलाइट का मलबा पूरे अंतरिक्ष में फैल गया है और ये तुम्हारी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। तभी डॉक्टर स्टोन हॉस्टन को पूछती है कि क्या ये खतरे का संदेशा हो सकता है, लेकिन हॉस्टन उसे मजाक बना के टाल देता है और फिर ये दोनों अपने काम में लग जाते हैं और हॉस्टन की नज़र पृथ्वी पर पड़ती है और ये एक बेहतरीन नज़ारा होता है। मतलब हॉस्टन, मैंने पृथ्वी का ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा है। पृथ्वी इस तरह से देखने में काफ़ी मज़ेदार लगती है। उसके बाद हॉस्टन स्टोन को अपने जवानी के किस्से सुनाने लगता है और थोड़ी देर बाद नासा उसे दोबारा से कांटेक्ट करता है और बोलता है कि उसने ये मिशन रद्द करना होगा और जल्द से जल्द उन्हें अपने स्पेस शटल की तरफ बढ़ना होगा। हॉस्टन इन सब की वजह पूछता है तो ऑफिसर बताता है कि जिस सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ाया गया था उसका मलबा दूसरी सैटेलाइट से टकरा गया है और तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब ये सुन के डॉक्टर स्टोन घबरा जाती है और जल्द से जल्द सबको अबॉर्ट करने को बोलती है। डॉक्टर हॉस्टन और स्टोन दोनों मिलके सैटेलाइट की डिसमेंटल करते हैं और वहां से जाने की तैयारी करते हैं और तभी उनको मलबे का एक टुकड़ा दिखता है जो कि उनके काफ़ी पास से गुजरता है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। अब पूरी सैटेलाइट का मलबा इसी तरफ आना चालू हो जाता है तभी, जिससे कि वो होलोस्कोप पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसी बीच एक मलबे का टुकड़ा उनके साथी से टकराता है जिससे कि उसको काफ़ी चोट आती है और इधर स्टोन एक पैनल में अटक जाती है और उसका बेल्ट फंस जाता है जो कि ओपन नहीं हो पाता है और फिर इन मलबे के बचे हुए हिस्से इन लोगों की तरफ आने का चालू हो जाते हैं, जिससे कि डॉक्टर स्टोन का पैनल उखड़ जाता है और दूर जाने लगती है वो। हॉस्टन उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी बेल्ट खोलनी पड़ेगी वरना तुम ब्रह्मांड में कहीं खो जाओगी। और डॉक्टर स्टोन पहले तो उस बेल्ट को नहीं खोल पाती, लेकिन कई कोशिश के बाद वो बेल्ट को खोल लेती है और अंतरिक्ष में उड़ने लगती है। देखते ही देखते डॉक्टर स्टोन होस्टेस से काफी दूर निकल जाती है और होस्टेस उसको कांटेक्ट करके उसकी लोकेशन बताने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोन काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, लेकिन उसकी सांसें बढ़ रही है जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो रही है और ऐसे ही वो अपनी ऑक्सीजन को यूज़ करती रही तो काफ़ी देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। हॉस्टेस उसे बोलता है कि उसे अपनी सूट की लाइट ऑन करनी होगी ताकि वो उसे देख सके। फिर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आसपास स्पेस स्टेशन दिखाई दे रहा है या फिर कोई सैटेलाइट दिखाई दे रही है, मुझे जल्द से जल्द बताओ। तभी स्टोन बोलती है कि मुझे सूरज और सिर्फ पृथ्वी दिखाई दे रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। फिर दोस्तों डॉक्टर स्टोन स्पेस में घूमते घूमते बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वहाँ पर डॉक्टर हॉस्टन आ चुका होता है, उसे पकड़ लेता है। वो उसके बेल्ट को अपने शूट से बांध देता है और अपने शूट में लगे जेट पंप की मदद से वो उसे खींच के स्पेस स्टेशन की तरफ ले जाता है।
वही रास्ते में उनको उनका एक साथी मिलता है जो कि स्पेसशिप के बाहर काम कर रहा था। अब वो साथी तेजी से आके स्टोन को टकराता है, जिससे कि वो दोनों के बेल्ट उलझ जाते हैं। जब स्टोन की नजर उसके साथी पर पड़ती है तब वो देखती है कि वो मलबा उसके सर के आर पार हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। तो ये देख के काफी ज्यादा डर जाती है और अब ये लोग स्पेस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ का मंजर और ज्यादा डरावना होता है। उनका स्पेसशिप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसमें उनके सभी साथियों की मौत हो चुकी है। और ये खबर होस्टन नासा को देता है और ये कहता है अब सिर्फ डॉक्टर स्टोन और मैं ही जिंदा बचे हैं। अब ये स्टेशन छोड़ के हमें दूसरे स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ना होगा। ये बोलकर ये दोनों यहाँ से चल पड़ते उसी स्पेस स्टेशन की तरफ, जो कि काफी ज्यादा दूरी पर होता है। रास्ते में होस्टन स्टोन को काफी रोचक कहानियां सुनाता है, जैसे कि वो हमेशा से सुनाता आ रहा है। तभी स्टोन की नजर पृथ्वी पर पड़ती है, जो कि काफी खूबसूरत लग रही थी। काफी खूबसूरत पृथ्वी लगती है। वो इसे काफी देर तक देखने लगती है। वो इस नजारे को पहली बार अनुभव कर रही होती है। इसके बाद होस्टेस को एक स्पेस स्टेशन दिख जाता है, लेकिन वो देखता है कि इसका पैराशूट खुला हुआ है। वो कहता है कि यहाँ के लोग यहाँ से इवैक्यूएट हो चुके हैं। उसके बाद होस्टन स्टोन को कहता है कि जोर से पकड़ लो, क्योंकि मेरे जेट पंप में एयर खत्म हो गई है और हमें झटके से वहाँ पे जाना होगा। और फिर होस्टन उसके सूट में जितनी भी बची हुई एयर होती है वो इसे एक साथ रिलीज कर देता है, जिससे कि ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वो इतनी स्पीड में जाते हैं कि उनका काफी भयंकर टकराव होता है, जिससे कि डॉक्टर स्टोन से डॉक्टर होस्टन दूर हो जाते हैं और ये दोनों जो बेल्ट से बंधे हुए थे वो बेल्ट भी टूट जाता है। अब होस्टेन दूर जाने लगता है। ये देखकर स्टोन उसे पकड़ लेती है। होस्टेस को पता होता है कि उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि बेल्ट काफी कमजोर होता है और जिस रस्सी से डॉक्टर स्टोन के पैर फंसे हुए वो भी टूटने वाली है। और जैसे ही वो रस्सी टूट गई तो उसके साथ साथ डॉक्टर स्टोन भी मारी जाएंगी। वो स्टोन से बोलता है कि मुझे छोड़ दो, अब कुछ नहीं हो पाएगा, जाओ तुम स्टेशन पर चली जाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन स्टोन नहीं मानती है। वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तभी होस्टन अपने बेल्ट को खोल देता है। फिर वो स्टोन से दूर होने लगता है। देखते ही देखते वो स्टोन से बहुत दूर चला जाता है और स्पेस में कहीं पे खो जाता है। और ये सीन देख के दोस्तों स्टोन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर दोस्तों डॉक्टर स्टोन काफी मायूस और निराश होकर स्पेस स्टेशन के पास पहुंचती है और फिर वो गेट खोलकर अंदर चली जाती है और वो हॉस्टेस से बात करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर उसका कोई भी जवाब नहीं आता, क्योंकि वो स्पेस में काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका है, खो चुका है। वो काफ़ी उदास होकर अपने स्पेस शूट को उतारती है और कंट्रोलर की तरफ बढ़ती है। वहाँ पहुंचकर नासा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। वो खिड़की के बाहर देखती है, तभी उसके सामने एक और नई मुसीबत आ जाती है। उसके स्टेशन के एक हिस्से में काफी भयंकर आग लग जाती है, जो कि पूरी स्टेशन में फैलने वाली होती है। उसे गैस सिलेंडर की मदद से बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं बुझती। और तभी स्टोन उस हिस्से का गेट बंद कर देती है ताकि आग पूरी स्टेशन में ना फैले। वो एक किताब को लेकर पढ़ने लगती है, जिससे कि उसको पता चल सके कि एक हिस्से को स्पेस स्टेशन से कैसे अलग किया जाता है। और उसकी मदद से वो थोड़ी देर के बाद उस हिस्से को अलग कर देती है जिसमें आग लगी थी। उसके बाद ये कोशिश करती है कि सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी की तरफ कांटेक्ट कर सके और उनसे मदद मांग सके। वो ऐसा ही करती है, लेकिन उसकी मुसीबत अभी कम नहीं हुई थी। जैसे ही वो सैटेलाइट को वहाँ से निकालती है, उसका पैराशूट वहाँ पे फंस चुका होता है और वो बहुत कोशिश करती है पैराशूट को निकालने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। आखिर में वो गुस्से में आ जाती है और फैसला लेती है कि वो स्पेसशिप से बाहर जाकर वो इसे ठीक करेगी। वो बाहर जाती है और उसे ठीक करना शुरू कर देती है। तभी उसकी तरफ टूटी हुई सैटेलाइट का मलबा दोबारा से आना चालू हो जाता है। जिसकी उम्मीद नहीं होता ही वही होता है। पूरा मलबा स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ तबाह होने लगता है। पूरा मलबा हर तरफ फैल जाता है। स्टोन बड़ी बहादुरी से अपने स्पेस स्टेशन से चिपकी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि जो पैराशूट उसके स्पेस स्टेशन से अटका हुआ था वो टकराव की वजह से अलग हो चुका है। स्टोन सैटेलाइट को चालू करके थोड़ी दूर आगे, तभी दोस्तों यहाँ पर उसका इंजन बंद हो जाता है। सैटेलाइट यहीं पर रुक जाती है। वो इस बात से स्टोन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जो को फेंकना चालू कर देती है। एक चीज को ठीक कर रही थी, तभी दूसरी चीज खराब होती जा रही थी। इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और स्टोन अब एक बार फिर से यहीं फंस चुकी है और वो फिर से नासा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और इस बार वो कामयाब हो जाती है।
उसका संपर्क हो जाता है। जब स्टोन उसे बात करती है तो उसे पता चलता है कि ये कॉल नासा में नहीं बल्कि किसी और को लग गया है, जो कि किसी और देश में रहता है जिसकी भाषा कोई और है। ये कॉल एक आम आदमी को लग गया था और स्टोन को उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। स्टोन बार बार उसे मदद मांग रही थी, लेकिन वो भी आदमी स्टोन की एक भी बात को समझ नहीं पाता। लेकिन फिर भी स्टोन उसे बात करती है क्योंकि उसे उससे बात करना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो धरती पर किसी से बात कर रही है। उसे अच्छा फील हो रहा था। फिर स्टोन उसी आदमी को अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो अपनी दिल की सारी बातें उसे बताना चालू कर देती है। स्टोन बोलती है कि वो मरने वाली है और हर कोई एक न एक दिन जरूर मरता है, लेकिन लगता है कि आज उसका दिन है। तब बोलकर वो वहीं पे रोने लगती है। और अब स्टोन पूरी तरह से हार मान चुकी है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है बचने के लिए, इसलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। वो स्टेशन के सारे ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देती है, लेटकर अपने मौत का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक चमत्कार होता है। उसके गेट पर यहाँ पर हॉस्टन आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हॉस्टन अभी भी जिंदा है। गेट खोलकर अंदर आता है और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। देखकर स्टोन के अंदर खुशी की लहर उड़ जाती है। उम्मीद एक बार फिर से जाग जाती है जिंदा रहने के लिए। स्टोन वहां आते ही मजाक करना चालू कर देता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। बोलता है कि तुम्हें ये ड्रिंक पीनी चाहिए, फिर से मोटिवेट होना चाहिए, और काफी ज्यादा उसे मोटिवेट करता है। हॉस्टेस उसे बताता है कि तुम अपनी जान बचा सकती हो, तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है और तुम देखना तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। दोस्तों तभी स्टोन की आंख खुल जाती है और वो ये देखती है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। स्टोन सच में मर चुका है, सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी। हॉस्टन को देख रही थी और फील कर रही थी। ये सब फील करके उसके अंदर की जो हिम्मत है वो जाग जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो ऐसे हार नहीं मानेगी। वो पूरी कोशिश करेगी अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद स्टोन सोचती है कि वो चाइनीज स्पेस स्टेशन के पास जाएगी और उनसे मदद मांगेगी। स्टोन जिस स्पेस स्टेशन में होती है वो इसे लैंड नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें पैराशूट नहीं है। पैराशूट के नीचे उतरेगी तो वो पूरी तरह से जल के मर जाएगी। अब वो स्टोन फैसला करती है कि वो स्टेशन से बाहर जाएगी, चाइनीज स्पेस स्टेशन की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगी। पास एक गैस सिलेंडर होता है, मदद से वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकती है और जिस तरफ चाहे उस तरफ मुड़ सकती है। अब इसके बाद स्टोन बड़ी मुश्किलों से अपने सिलेंडर से उस स्पेस स्टेशन की पास पहुंच जाती है, के अंदर जाने की कोशिश करती है। जिस मलबे की वजह से सारा स्पेस स्टेशन तबाह हुआ था वो फिर से स्टोन की तरफ आना चालू हो जाता है और चाइनीज स्टेशन से टकराना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले स्टोन को कुछ हो, इससे पहले तो वो स्टेशन के कैप्सूल में वो पहुंच जाती है और देखती है कि सारी अलर्ट बटन बज रही है क्योंकि वो स्टेशन पूरी तरह से टूट चुका था। स्टोन पूरी तरह से अपने सूट दोबारा से पहन लेती है और कैप्सूल में बैठ जाती है। तो ये कैप्सूल हर एक स्पेस स्टेशन में होता है। अगर इस स्पेस स्टेशन में कुछ गड़बड़ी आ गई तो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए होता है। पूरा स्टेशन जलते हुए पृथ्वी की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है और हम देखते हैं कि पूरा स्टेशन तेजी से पृथ्वी की तरफ गिरता हुआ पड़ता दिख रहा है हमें। और तभी स्टोन का भी कैप्सूल अलग हो जाता है। स्टोन बोलती है कि अब सिर्फ दो चीज होने वाली है, या तो पैराशूट खुलेगा और मैं जिंदा नीचे पहुंच जाऊंगी और फिर पूरी दुनिया को मेरी कहानी पता चलेगी, या फिर 10 मिनट के अंदर मैं जल के खाक हो जाऊंगी और मेरी मौत हो जाएगी। कैप्सूल तेजी से नीचे गिरना चालू हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर भी आग लगने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पे चमत्कार होता है। स्टोन को पृथ्वी के बादल नजर आने लगते हैं और वो पैराशूट खुल जाता है कि कैप्सूल की स्पीड कम हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो कैप्सूल समुंदर में जाके गिर जाता है। लेकिन यहाँ भी उसकी मुसीबत कम नहीं होती। वो कैप्सूल पूरी तरह से लॉक हो जाता है, वो खुलता नहीं, जिसकी वजह से वो कैप्सूल के अंदर पूरा पानी बनना चालू हो जाता है और उसके सूट की वजह से स्टोन अंदर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। इसी तरह बड़ी मुश्किलों से उसके सूट को उतारती है और वो बाहर निकलती है और वो पानी से ऊपर आ जाती है। इतने दिनों बाद खुली हवा में सांस लेती है, इतनी खुशी मिलती है और वो बाकी मलबों को आसमान में गिरते हुए देखती है और उसे फील करती है। तो एहसास होता है कि वो कितनी खुश नसीब है। इसके बाद वो तैरकर किनारे पहुंच जाती है और मिट्टी को छू कर थैंक यू बोलती है। स्टोन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, चल नहीं पाती है, लेकिन अब उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वो खुद से बोलती है कि एक कदम और उठकर खड़ी हो जाती है। मूवी दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मूवी का टाइटल शो होता है ग्रेविटी, क्योंकि हमें ग्रेविटी का एहसास नहीं है। अगर हम स्पेस में हो तो हमें ग्रेविटी का एहसास होता है। तो आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।